नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रिया टून्स में। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी जो न सिर्फ आपके मन को छू जाएगी बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी दे सकती है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब शरीर कमजोर हो जाता है, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगती है और कान धीरे धीरे सुनना बंद कर देते हैं। परंतु जो सबसे बड़ी कमी महसूस होती है वह होती है अपनों का साथ। उस समय बेटा बेटी बहू पोता ही जीवन का सहारा होते हैं। पर क्या हो जब वही औलाद मुंह मोड़ ले? क्या कारण होते हैं कि कुछ माँ बाप बुढ़ापे में अकेले, उपेक्षित और लाचार रह जाते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे ही वृद्ध पिता की जिंदगी के झरोखे से झांकेंगे जिसने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिनकी सजा उसे बुढ़ापे में मिली। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, भवानीपुर। वहां के एक कोने में एक टूटी सी झोपड़ी में रहते थे 72 वर्षीय धर्मपाल सिंह। सफेद झकबाल, कांपते हाथ और झुकी कमर, लेकिन आंखों में अब भी एक चमक थी। शायद बीते दिनों धर्मपाल कभी इस गांव के सबसे समृद्ध किसानों में गिने जाते थे। हरे भरे खेत, 4 बैल, 2 ट्रैक्टर और गांव की सबसे बड़ी हवेली उनके नाम थी। उनका एक बेटा था, विक्रम। बचपन से ही विक्रम को पिता ने बहुत लाड़ प्यार में पाला था। उसकी हर जिद पूरी की जाती, चाहे वह शहर में पढ़ाई का खर्च हो या महंगी बाइक की फरमाइश। पत्नी शारदा अक्सर टोका करती, धर्म, बच्चे को आदतें बिगाड़ रहे हो, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं देना चाहिए। पर धर्मपाल मुस्कुरा कर कहते हैं, हमने तो मुश्किलें देखी हैं शारदा, मेरा बेटा आराम से जिए, यही तो सपना है। विक्रम जब शहर की पढ़ाई पूरी करके लौटा तो उसकी आंखों में गांव के लिए कोई मोह नहीं था। उसने साफ कहा, बाबूजी, मैं शहर में नौकरी करूंगा, गांव की मिट्टी अब नहीं भाती। धर्मपाल ने बेटे की खुशी के लिए बिना सोचे समझे हवेली गिरवी रख दी, पैसे दिए और शहर में विक्रम को एक शानदार फ्लैट दिला दिया। कुछ वर्षों तक सब सही चलता रहा। विक्रम ने शादी कर ली और पत्नी रीमा के साथ शहर की चमक धमक में रच बस गया। शुरू शुरू में माँ बाप को हर महीने पैसे भेजे जाते, फिर धीरे धीरे वह भी बंद हो गया। शारदा का निधन अचानक हार्ट अटैक से हुआ। उस दिन विक्रम गांव तो आया, लेकिन उसकी आंखों में दुख कम, औपचारिकता ज्यादा दिख रही थी। अंतिम संस्कार के बाद शाम होते ही लौट गया। धर्मपाल के दिल में एक चुभन रह गई। समय बीतता गया। खेतों की देखभाल के लिए अब न शरीर साथ दे रहा था न मन। धीरे धीरे सब कुछ बिकता गया, बैल, ट्रैक्टर, जमीन का हिस्सा, और अब एक टूटी झोपड़ी बची थी जिसमें धर्मपाल जी अकेले थे। गांव वालों से अक्सर सुनने को मिलता, कभी इतना बड़ा आदमी था, आज देखो क्या हाल हो गया। किसी किसी को दया आती, कोई भोजन दे देता, कोई कपड़े, लेकिन विक्रम 2 साल हो गए, अब उसने फोन करना भी बंद कर दिया था। धर्मपाल घंटों बैठकर सोचते, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा बेटा ही मुझसे मुंह मोड़ गया। और तब एक दिन गांव के मंदिर में एक बूढ़े साधु से उनकी बातचीत हुई। साधु ने कहा, बुजुर्ग अगर चाहते हैं कि बुढ़ापे में औलाद उनका सहारा बने तो जीवन में 4 चीजें किसी को नहीं देनी चाहिए। धर्मपाल चौंक उठे, 4 चीजें? कौन सी चीजें? साधु मुस्कुराया, उसका उत्तर आपको जल्द मिलेगा, लेकिन पहले आपको अपने जीवन की गहराई में झांकना होगा। क्या आप तैयार हैं? धर्मपाल ने धीरे से सिर हिलाया। मैं हर वो गलती दोबारा देखूंगा जो मैंने बेटे के नाम पर की थी। और यहीं से शुरू हुआ धर्मपाल का आत्ममंथन, एक एक कर बीते समय के उन पलों को दोबारा जीने की यात्रा, जिसमें उसने जाने अनजाने अपना सब कुछ बेटे को सौंप दिया। धर्मपाल साधु के शब्दों से भीतर तक हिल गए थे। वह पहली बार किसी ने इतनी स्पष्ट बात कही थी कि किसी भी उम्र में दिया गया हर निर्णय, हर उपकार, हर मोह एक दिन जीवन की दिशा तय करता है। उस दिन के बाद उन्होंने गांव की चौपाल जाना छोड़ दिया। मंदिर आकर रोज उसी पेड़ के नीचे बैठते जहां वह साधु आया था, पर वह फिर नहीं दिखा। बस उसके शब्द रह गए थे, 4 चीजें किसी को मत देना। अब धर्मपाल रोज उस जीवन के पन्ने पलटने लगे जिन्हें वह बरसों से भूल चुके थे। उस दिन भी वह वही कर रहे थे। पास की खाट पर बैठे, छड़ी के सहारे झुकी पीठ को सीधा करने की कोशिश करते हुए वह अपने जीवन की पहली बड़ी भूल को याद कर रहे थे। विक्रम 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था।
उसी समय उसकी दोस्ती शहर के कुछ अमीर बच्चों से हो गई थी। वह उनके साथ बाइक पर घूमता, महंगे कपड़े पहनता और दिखावे की बातें करता। एक दिन उसने घर आकर कहा, बाबूजी मुझे भी मोटरसाइकिल चाहिए, सबके पास है, सिर्फ मैं ही पैदल जाता हूँ। शारदा ने तुरंत टोका था, इतनी छोटी उम्र में बाइक, सड़क पर पता नहीं क्या कर बैठे, और फिर पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा। धर्मपाल ने मुस्कुराकर बेटे की ओर देखा। उसे लग रहा था बेटे के चेहरे पर निराशा देखना सबसे बड़ा अपराध है। अगले ही दिन उन्होंने गांव की जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रख दिया और शहर से एक चमचमाती बाइक ले आए। बेटा खुशी से झूम उठा, मगर उसी दिन धर्मपाल के भीतर कुछ टूट भी गया था। एक असमंजस, एक पहली कमजोरी। शायद पहली बार उन्होंने अपने विवेक को बेटे के मुंह के सामने झुका दिया था। उसके बाद मांगों की सूची लंबी होती गई। कभी महंगे फोन, कभी नए कपड़े, कभी शहर में घूमने के लिए जेब खर्च। और धर्मपाल हर बार यही सोचते, अगर बेटा खुश है तो सब कुछ ठीक है। पर वक्त ने बताया यह खुशी नहीं, आदत बन रही थी। आदत जिसमें देने वाला थक जाता है और लेने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। धर्मपाल की आंखें भीग गई थीं। क्या मैंने उसे जरूरत से ज्यादा दिया, या फिर उसे बिना मेहनत के सब कुछ दे दिया? धीरे धीरे उन्हें एहसास हो रहा था कि उनके द्वारा दी गई सहजता ही बेटे के भीतर अधिकार की भावना ले आई थी। विक्रम को लगने लगा था कि जो कुछ है सब उसका ही है, चाहे वह खेत हो या पिता की मेहनत। अचानक झोपड़ी के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। दो बच्चे खेलते हुए दरवाजे से टकरा गए थे। धर्मपाल बाहर आए और प्यार से उन्हें टोका, अरे छोटे लाल, ध्यान से खेलो बेटा, गिर जाओगे। बच्चों ने माफी मांगी और भाग गए, लेकिन धर्मपाल सोच में पड़ गए। मैं जब छोटा था तो मेरे बाबा ने मुझे एक बात सिखाई थी, मेहनत से जो मिले वही टिकता है। मांग कर मिला सुख कुछ पल का ही होता है। शायद यही बात वह अपने बेटे को नहीं सिखा पाए। उन्होंने हमेशा उसे दिया, पर यह नहीं बताया कि वह क्यों और कैसे मिला। शाम को जब मंदिर की घंटियां बजने लगीं, धर्मपाल फिर उसी पेड़ के नीचे जा बैठे। अब वह उस साधु का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उनके पास गांव का एक युवक अर्जुन आ बैठा। अर्जुन बचपन से ही धर्मपाल को बहुत मानता था। बाबूजी, आप रोज यहाँ अकेले बैठे रहते हैं, तबीयत ठीक है? धर्मपाल मुस्कुराए, शरीर भले ही थक गया है बेटा, पर मन अब जाग रहा है। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बाबूजी, मैंने सुना है कि आपके बेटे ने आपको घर आने से मना कर दिया, ये कैसे हो गया? धर्मपाल की आंखों में गहरी पीड़ा थी, लेकिन चेहरा शांत था। हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ है, पर अब मैं उसे दोष नहीं देता। अब लगता है दोष मेरे अपने फैसलों का है। पर आप तो हमेशा सही ही करते थे, अर्जुन ने कहा। धर्मपाल धीरे से बोले, नहीं अर्जुन, मैं सही नहीं था। मैंने उसे पाने के चक्कर में खोना सिखा ही नहीं पाया। मैंने त्याग सिखाया मगर सीमाएं नहीं दिखाई, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अर्जुन चुप हो गया। बात उसकी समझ से ऊपर थी, लेकिन धर्मपाल अब मानो खुद से बात कर रहे थे। बुढ़ापा कोई उम्र नहीं है अर्जुन, ये तो उस दिन से शुरू हो जाता है जब अपने ही हमें गैर समझने लगे। अर्जुन ने धीमे से पूछा, अब क्या करेंगे बाबूजी? अब? धर्मपाल की आंखों में एक नई चमक थी। अब मैं अपने बाकी बचे जीवन में वो बातें जानने की कोशिश करूंगा जो मैंने पहले नहीं जानी, और शायद किसी दिन जब विक्रम लौटे मैं उससे ये सब कह सकूं। उस रात धर्मपाल ने अपनी झोपड़ी में एक पुराना रजिस्टर निकाला। उसका पहला पन्ना फटा हुआ था, पर अंदर की स्याही अब भी साफ थी। उन्होंने लिखा, पहली गलती, जब मैंने उसके सुख के लिए अपनी समझ छोड़ दी, जब मैंने उसे मेहनत के बिना कुछ देना शुरू किया। अब इस सफर की शुरुआत है, जानना है उन भूलों को जो मैंने की, ताकि कम से कम अगली पीढ़ी न दोहराए। धर्मपाल ने रजिस्टर के पन्नों पर अपनी टूटी फूटी लिखावट में बीते दिनों की परछाइयों को शब्द देने की कोशिश शुरू कर दी थी। उसकी स्याही में पछतावे के निशान थे, और हर वाक्य के अंत में एक गहरी सांस छिपी थी। रात भर नींद नहीं आई। खटिया पर लेटे लेटे छत की बांस की कड़ियों को ताकते हुए धर्मपाल का मन बार बार अतीत की ओर भागता रहा। सुबह की रोशनी झोपड़ी की दरारों से अंदर दाखिल हुई तो लगा जैसे जीवन फिर से कुछ कहने आया हो, कुछ नया समझाने, कुछ पुराना याद दिलाने। उसी दिन उन्होंने रजिस्टर का दूसरा पन्ना खोला। विक्रम कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके लौटा था। चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में कुछ और, एक अलग सा गुरूर, शायद शहर की जिंदगी की चकाचौंध का। बाबूजी, गांव में क्या रखा है? 2 ट्रैक्टर हैं, खेत हैं, मगर सब पुराना ढला है। मैं तो कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, शहर में नौकरी करूंगा। धर्मपाल ने पूछा,
बेटा, क्या नौकरी तय हो गई? नहीं, पर हो जाएगी। और अगर नहीं भी हुई तो खुद का कुछ शुरू कर लूंगा। तो फिर क्या चाहिए तुझे? थोड़ा पैसा और जमीन का वह हिस्सा जो आपने मां के नाम से लिखा था। धर्मपाल चुप रह गए। वो जमीन उनकी पत्नी शारदा की निशानी थी, पर विक्रम की आंखों में एक तेजी थी जो इनकार को बर्दाश्त नहीं करती थी। शारदा ने विरोध किया। धर्म, ये जमीन हमारी बुढ़ापे की लाठी है, इसे क्यों दे रहे हो? पर धर्मपाल ने एक बार फिर अपने दिल की नहीं, बेटे की आंखों में सपने की चमक देखी और जमीन के कागज विक्रम के नाम कर दिए। कुछ महीनों तक विक्रम ने संपर्क बनाए रखा, कभी फोन, कभी चिट्ठी। लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो वो आवाजें भी कम होती चली गईं। फिर एक दिन गांव के एक रिश्तेदार ने बताया कि विक्रम ने वही जमीन किसी बिल्डर को बेच दी थी और उसके बदले शहर में एक फ्लैट खरीद लिया है। धर्मपाल ने जैसे खुद अपने ही हाथों अपनी छाया काट दी थी, और अब जब वह अपने ही घर की देहरी पर खड़ा होता है तो भीतर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। धर्मपाल रजिस्टर के पन्ने पर लिखते हैं, दूसरी भूल, जब मैंने अपने अधिकार को प्रेम के नाम पर छोड़ दिया, जब मैंने विरासत की कीमत नहीं समझाई। वह यह लिख ही रहे थे कि बाहर से अर्जुन की आवाज आई, बाबूजी, एक जरूरी बात करनी है। धर्मपाल ने रजिस्टर बंद किया और बाहर आकर खाट पर बैठ गए। क्या बात है बेटा? बाबूजी, मैं गांव की पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ आपकी राय लूं। धर्मपाल की आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरी। वर्षों बाद किसी ने राय मांगी थी। अर्जुन, राजनीति में जाना है तो खुद को पहले खूब समझना पड़ेगा। अगर अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों का हक छीनने का मन बनाओगे तो वही होगा जो मुझसे हुआ, आपसे। हाँ बेटा, मैंने बेटे को हक दे दिया, पर जिम्मेदारी नहीं समझाई। मैंने उसे जमीन दी, लेकिन ये नहीं बताया कि यह केवल मिट्टी नहीं, हमारी जड़ों का प्रतीक है। वो जड़ें जिसने मुझे सींचा, तुम्हारी पीढ़ी को छांव दी, और जब वो जड़ ही काट दी जाती है तो छांव नहीं मिलती, सिर्फ धूप ही धूप होती है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं सीख रहा हूं बाबूजी, आप जैसे बुजुर्गों की बातें ही हमें बचा सकती हैं। धर्मपाल ने उसका हाथ पकड़ा, तो एक बात और सुन बेटा, जो अपना है उसे तब तक किसी को मत देना जब तक सामने वाला उसकी कद्र करना न सीख ले। अर्जुन ने सिर झुका दिया। शाम को धर्मपाल ने गांव के कुछ बच्चों को पास बुलाया और उनसे कहा, आओ, आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है एक ऐसे पेड़ की जिसने अपनी शाखाएं बिना सोचे समझे काट दी थीं। बच्चे चुपचाप बैठ गए। उस शाम धर्मपाल ने पहली बार अपनी यादों को कहानी में ढालकर किसी को सुनाया। वो कहानी नहीं थी, बल्कि उनका जीवन था, एक ऐसा जीवन जो धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रहा था। हर शब्द के साथ उनका दिल थोड़ा हल्का हो रहा था और मन में कहीं न कहीं एक आशा जन्म ले रही थी कि शायद किसी दिन विक्रम भी इस कहानी को सुनने लौट आए। रात को जब झोपड़ी में अकेले बैठे थे तो एक बूढ़ा हाथ धीरे धीरे रजिस्टर के तीसरे पन्ने को पलट रहा था। उस पन्ने पर अब तक कुछ लिखा नहीं था, पर आंखें बता रही थीं कि अगली भूल अब याद आने वाली है। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने बुदबुदाया, तीसरी भूल शायद वही थी जिसने मेरे रिश्ते की जड़ें ही हिला दी, पर उसे कल लिखूंगा, आज के लिए इतना ही काफी है। धर्मपाल अब हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते और वही रजिस्टर खोलते जिसमें वह अपने जीवन की भूलों को दर्ज कर रहे थे। यह लेखन अब उनके लिए प्रायश्चित से कम नहीं था। जीवन भर जो बातें उन्होंने अनदेखी की थीं, अब वही उनकी आत्मा के सामने प्रश्न बनकर खड़ी थीं। उस दिन सुबह जब वह रजिस्टर का तीसरा पन्ना खोलने ही वाले थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन फिर आ पहुंचा था, इस बार हाथ में कुछ पके आमों की टोकरी लिए। बाबूजी, ये आम लाया हूं आपके लिए, हमारे बगीचे में लगे हैं, मीठे हैं, आपको पसंद आएंगे। धर्मपाल मुस्कुराए, अर्जुन, आजकल तू रोज मिलने आ जाता है, कुछ खास बात है क्या? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ बाबूजी, मैं सोच रहा हूँ कि गांव में एक छोटा पुस्तकालय बनवाया जाए जहाँ गांव के बच्चे आकर किताबें पढ़ सकें। आप उसका नाम सुझाइए। धर्मपाल की आंखों में चमक आ गई। वर्षों बाद किसी ने गांव में पढ़ाई की बात की थी। नाम तो सोच लेंगे, लेकिन पहले यह बता, किताबें लाएगा कहां से? शहर के कुछ जानकारों से बात की है, और अगर आप इजाजत दें तो आपका लिखा हुआ ये रजिस्टर भी उसमें रखवा दूं। धर्मपाल चौंक गए। अरे नहीं, यह तो मेरा निजी हिसाब है, अभी पूरा भी नहीं हुआ है। अर्जुन ने शांति से कहा, पर बाबूजी, ये हिसाब नहीं, ये जीवन का सच है जो बहुतों को सीख देगा। धर्मपाल चुप हो गए। अर्जुन चला गया, लेकिन उसकी बात उनके मन में कहीं बैठ गई। शाम को जब सब शांत हो गया और केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई देने लगीं,
तब धर्मपाल ने तीसरा पन्ना खोला और लिखना शुरू किया। तीसरी भूल, जब मैंने सबके सामने अपने दुख को छुपा लिया, जब मैंने अपने स्वाभिमान को रिश्तों की खातिर दबा दिया और अंदर ही अंदर टूटता रहा। विक्रम की शादी हो चुकी थी। बहू नीलिमा शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसमें तेजी थी, आत्मविश्वास था और साथ ही एक तरह का ठंडापन। वह शुरू से ही गांव के माहौल से अनुकूल नहीं बैठी। शुरुआत में धर्मपाल और शारदा ने समझा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्द ही नीलिमा ने स्पष्ट कर दिया कि वह गांव में नहीं रहना चाहती। विक्रम भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा। एक दिन नीलिमा ने कहा, बाबूजी, आप लोग अब बूढ़े हो गए हैं, आपको गांव में ही रहना चाहिए। हम शहर में अपना जीवन बसाना चाहते हैं, हमें थोड़ी निष्ठा चाहिए। धर्मपाल के लिए यह वाक्य तीर की तरह था। जिस घर को उन्होंने अपने हाथों से बनाया, जहां हर ईंट में उनकी मेहनत थी, उसी से उन्हें अलग किया जा रहा था। शारदा ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? विक्रम ने मुंह फेर लिया और नीलिमा बोली, हम खर्चा भेज देंगे, जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा। धर्मपाल ने कुछ नहीं कहा, न शारदा को रोका न खुद को संभाला, बस चुपचाप गांव लौट आए। उनकी चुप्पी ने ही उन्हें सबसे ज्यादा तोड़ा था। अगर उस दिन वह कुछ कहते, विरोध करते या कम से कम अपने जज्बात जाहिर करते तो शायद बात वहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन उन्होंने अपना दर्द भीतर छुपा लिया। गांव लौटकर सभी के सामने मुस्कुराते रहे, मगर भीतर से खुद को खो दिया। धर्मपाल ने रजिस्टर में लिखा, अगर दुख को समय पर न कहो तो वह मन का रोग बन जाता है और यह रोग रिश्तों को अंदर से जला देता है। उन्होंने कलम रख दी और आंखें बंद कर ली। शारदा की याद आई, उसकी वो टूटी हुई सिसकियां जो उसने बेटे के लिए बहाई थीं, और उनका अपना मौन जो सालों से उनकी आत्मा में गूंज रहा था। अचानक रजिस्टर के पन्ने से एक पुरानी तस्वीर फिसलकर नीचे गिर पड़ी। वो शारदा की तस्वीर थी, सफेद साड़ी में, माथे पर सिंदूर और आंखों में अपार स्नेह। धर्मपाल ने तस्वीर उठाकर सीने से लगा ली। तू तो समझ गई थी शारदा, पर मैं नहीं समझ पाया, ना तेरे आंसू ना अपनी चुप्पी। अगले दिन वह गांव की चौपाल की ओर निकल पड़े। वर्षों बाद सभी चौंक गए। धर्म चाचा आज बाहर कैसे? उन्होंने कहा, अब तक घर में रहकर बहुत कुछ सोचा, अब थोड़ा बोलने का मन है। एक युवा किसान बोला, आपकी बातों से ही तो हमें सीख मिलती है चाचा। धर्मपाल ने मुस्कुराकर कहा, तो सुनो, आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर जीवन में कभी भी मन दुखी हो तो उसे छुपाना मत, नहीं तो वो चुप्पी तुम्हारा ही खून पी जाएगी। गांव के लोग चुप हो गए। किसी ने पहली बार बुजुर्गों के दर्द को यूं सीधे शब्दों में सुना था। रात को झोपड़ी में लौटकर उन्होंने रजिस्टर फिर खोला। अब चौथा पन्ना उन्हें बुला रहा था, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, नहीं, चौथी भूल कल लिखूंगा, अभी मेरे पास सोचने को बहुत कुछ है। धर्मपाल के रजिस्टर में अब सिर्फ एक खाली पन्ना बचा था। झोपड़ी के कोने में रखी लालटेन की हल्की रोशनी में वह पन्ना किसी अधूरे व्रत की तरह चमक रहा था। रात बहुत गहरी हो चली थी। बाहर हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी पुराने बंधन की गांठें अब खुलने को हों। धर्मपाल ने अपने कांपते हाथों से कलम उठाई और अंतिम पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, चौथी भूल, जब मैंने अपने जीवन के सबसे कीमती हिस्से बिना सोचे समझे बांट दिए। फिर उन्होंने एक एक करके उन 4 चीजों के नाम लिखे जिन्हें उन्होंने जीवन में गलत समय पर गलत हाथों में सौंप दिया था। 1, अपनी जमीन, वो जमीन जो मैंने अपने पिता से विरासत में पाई थी और बिना सोचे समझे बेटे को सौंप दी, क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि मैं उदार हूं। पर मैंने नहीं सोचा कि जमीन सिर्फ खेत नहीं होती, वो पहचान होती है, अस्तित्व होता है। एक बार छूट जाए तो फिर वापस नहीं आती। 2, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना। मैंने बेटे को स्वतंत्रता देने के नाम पर खुद की जिम्मेदारी छोड़ दी। मैंने उसे समय रहते ये नहीं सिखाया कि स्वतंत्रता का मतलब जिम्मेदारी उठाना भी होता है। मैं चुप रहा जब उसे सिखाने का समय था। यही मेरी दूसरी भूल थी। 3, अपनी भावनाएं। मैंने जीवन भर अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपने गुस्से को छुपा लिया। मैंने सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता रहा। जब कोई नहीं जानता कि आप टूट रहे हैं, तब कोई आपको जोड़ने भी नहीं आता। 4, अपनी उम्मीदें। मैंने अपनी सारी उम्मीदें एक ही बेटे पर टिका दी। भूल गया कि सहारा तब बनता है जब दोनों तरफ विश्वास हो। मैंने कभी दूसरे विकल्पों की ओर देखा ही नहीं, और जब एक भरोसा टूटा तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया। धर्मपाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उनके जीवन का रजिस्टर अब पूरा हो चुका था।
उसी समय झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट आई। वे धीमे धीमे पास आते गए। फिर दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। बाबूजी, आवाज में कंपन था। धर्मपाल चौंक उठे। ये आवाज तो विक्रम, उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। दरवाजा खुला और सचमुच विक्रम सामने खड़ा था। चेहरा थका हुआ, आंखें नम। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत दूर चला गया था, लेकिन अब समझ में आया कि असली सहारा वही होता है जो उम्र के साथ छांव बनकर साथ रहे। नीलिमा छोड़ गई शहर का जीवन, खोखला निकला, आपके बिना सब अधूरा है। धर्मपाल कुछ क्षणों तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, अब लौट आया है तो यह मत समझ कि सब वैसा ही मिलेगा, पर अगर तू सच में बदला है तो आ, बैठ, मेरी बातें सुन। विक्रम झुककर उनके पैर छूने लगा, लेकिन धर्मपाल ने उसका हाथ थाम लिया और उसे सामने बिठा लिया। मैंने इन पन्नों में जो लिखा है वो मेरा जीवन है, अब तू भी पढ़ और समझ, ताकि तेरा जीवन मेरी तरह पछतावे से न भरे। विक्रम ने रजिस्टर के पन्ने पलटे, हर पंक्ति जैसे उसकी आत्मा को छू रही थी। बाबूजी, आपने जो लिखा है वो मैं हर गांव के नौजवान को सुनाना चाहता हूं। ये केवल एक पिता की आत्मकथा नहीं, पूरे समाज का सच है। धर्मपाल की आंखें नम थीं, लेकिन अब उनमें शांति थी। सालों का बोझ उतरता जा रहा था। कुछ महीने बाद गांव के पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ। नाम रखा गया धर्मपाल स्मृति पुस्तकालय। वहां एक खास अलमारी में धर्मपाल का रजिस्टर रखा गया था, जिसे हर आने वाला पढ़ सकता था। विक्रम अब वहीं गांव में रहकर काम करता था। अर्जुन उसका सहायक था, और सबसे बड़ी बात, वह अब अपने बच्चों को रोज धर्मपाल की बातें सुनाता था। धर्मपाल अब नहीं रहे, लेकिन उनकी सीख जीवित थी। उनके 4 पन्नों की वो स्याही अब गांव के बुजुर्गों की आवाज बन चुकी थी। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में औलाद आपका सहारा बने, तो ये 4 चीजें जीवन में किसी को मत दीजिए। 1, अपनी जमीन बिना सोच विचार के मत दीजिए। 2, अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे मत हटिए। 3, अपने जज्बातों को हमेशा छुपाइए मत। 4, अपनी उम्मीदों को सिर्फ एक ही सहारे पर टिकाइए मत। दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने की सीख दी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक और सीख से भरपूर कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।